जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। ज्योग्राफी में आज आपका पार्ट तीसरा हो जाएगा। इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यानी कि जलधारा से स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन क्यूज होता है, आप क्यूज से जुड़िए। पहले एक दिन पीडीएफ मिल जाता है आपको टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से पीडीएफ लेके याद किया कीजिए और क्यूज में भाग लीजिए। चलिए बताइएगा, यानी कि समुद्र जल की गति को किस नाम से जाना जाता है? जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए ध्रुवों से निकलने वाली जलधारा कैसी होती है? ठंडी। और विषुवत रेखा से निकलने वाली जलधारा गर्म जलधारा होती है। ठीक है, बताइए जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहां कौन सा शैवाल पाया जाता है? प्लैंकेट शैवाल पाया जाता है। बताइएगा कि यह मत्स्य उद्योग के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है और नौ संचालन के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें नाव जाके फंस जाता है और वह डूब जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यानी कि हिंद महासागरीय जलधारा, अटलांटिक सागरीय जलधारा, प्रशांत महासागरीय जलधारा, सबको अलग अलग देख लेते हैं। बताइएगा यानी गर्म और ठंडा में बताइएगा। हिंद महासागर की जलधारा पहले देख रहे हैं। बताइएगा कि उत्तर विषुवतीय जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म है। सोमेरु की जलधारा गर्म है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा गर्म है। मोजाम्बिक की धारा गर्म है। मेडागास्कर की धारा गर्म है। अगुलहास की धारा गर्म जलधारा। और दक्षिण महासागर की जलधारा ठंडी है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? ठंडी है। ये सभी हिंद महासागरीय जलधारा था। अब हम लोग अटलांटिक महासागरीय जलधारा देख लेते हैं। बताइएगा दक्षिण विषुवतीय जलधारा इसमें क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ब्राजील की जलधारा गर्म। फॉकलैंड की जलधारा ठंडी। फॉकलैंड की ठंडी। और उसके बाद दक्षिण अटलांटिक का प्रवाह ठंडी। वेनेजुएला की जलधारा ठंडी। उत्तर विषुवतीय जलधारा गर्म हो जाएगा। उत्तर विषुवतीय जलधारा गर्म हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म हो जाएगा, यानी कि इसे यूरोप का कम्बल कहा जाता है। कौन? गल्फ स्ट्रीम को। बताइएगा कि लेब्राडोर की जलधारा ठंडी है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह की जलधारा गर्म है। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड की जलधारा ठंडी। और उसके बाद नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है। और कैनारी की जलधारा ठंडी है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक महासागरीय जलधारा था। अब हम लोग प्रशांत महासागरीय जलधारा देख लेते हैं। बताइएगा कि सुसीम की जलधारा गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ओरेसिबो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अलास्का की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। उसके बाद बताइए दक्षिण प्रशांत प्रवाह की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद बताइए अटलांटिक की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद क्यूरोसिबो की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है, उसके बाद बताइए ओरियोसिबो की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है? ठंडी है। उसके बाद पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है। ठीक है, अब हम लोग मृदा देख लेते हैं। बताइएगा कि मृदा के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मृदा की परत को किस नाम से जाना जाता है? होरिज़ोन या प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि मृदा के खाद्य को किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। बताइए सर्वाधिक ह्यूमरस किसमें पाया जाता है? ऑक्सीजन में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि बीज बोते समय नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस अनुपात में होना चाहिए? 1:2:1, यानी बीज बोते समय। और फसल के समय कितना अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना चाहिए? 4:2:1 में होना चाहिए। अब हम लोग मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी के रंग के आधार पर मिट्टी को जो बांटा गया है, जैसे एक ही बताइएगा काली मिट्टी पहले देख लेते हैं। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। सूखने पर दरार कौन सी मिट्टी में आ जाती है? काली मिट्टी में। ठीक है, बताइए कपास गन्ना किस मिट्टी का फसल है? काली मिट्टी का। ठीक है, अब लाल मिट्टी देख लेते हैं, यानी कि लाल मिट्टी में खनिज की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। बताइएगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग लेटेराइट मिट्टी देख लेते हैं। निच्छालन यानी तेज वर्षा से बनती है कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, बताइएगा कि मसाला, काजू, बागवानी ये सभी किस मिट्टी में यानी उपज होते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब जलोढ़ मिट्टी देखते हैं। यह नदियों द्वारा बनती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बताइएगा कि इसमें जल अधिक होता है, यानी जब जल अधिक हो जाता है लेटेराइट जलोढ़ मिट्टी में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? कांप के नाम से जाना जाता है, जो कि धान के खेत में देखते होंगे, कांप के नाम से। वही अगर यदि जलोढ़ मिट्टी में बालू की अधिक मात्रा हो जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दोमट मिट्टी में कौन सा फसल सर्वाधिक उपजाऊ होता है? गेहूं। ठीक है, उसके बाद वही अगर यदि पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि पानी के द्वारा बह के जब जाता है, अगर यदि यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है?
खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी को यानी कि स्थान के अनुसार मिट्टी को दर्शाया गया, जैसे कि स्थानबद्ध मिट्टी, इसमें आ जाता है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, यानी जिस क्षेत्र में वही वह रह जाता है। एक होता है स्थानांतरित मिट्टी, जो कि कौन सा होता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी वही पुरानी वाला खादर, और पुरानी वाला बंगर, और नवीन वाला खादर। उसके बाद बताइएगा कि सर्वाधिक मात्रा में यानी कि मिट्टी का सर्वाधिक मात्रा कौन सा सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, जलाकर लौट, यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, काली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, और उसके बाद फिर लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि कृषि के प्रकार कई प्रकार के हैं, जिसमें कि सघन कृषि, मिश्रित कृषि, झूम कृषि, ट्रक फार्मिंग, ड्रॉप फार्मिंग, ये सभी आता है। तो बताइएगा कि जीवन यापन के लिए कौन सी कृषि की जाती है, सघन कृषि। बताइएगा कृषि के साथ साथ पशुपालन कौन सी कृषि के अंतर्गत होता है, मिश्रित कृषि। और उसके बाद फिर जंगल को काट कर जो कृषि किया जाता है वो कौन सा होता है, झूम कृषि, जो कि प्रमुखतः किस राज्य में है, नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि व्यावसायिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ट्रक फार्मिंग के नाम से, यानी कि ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बूंद बूंद करके सिंचाई वाले कृषि को कौन सा, ड्रॉपिंग यानी ड्रॉप फार्मिंग के नाम से जाना, जैसे कि फूल सबका सिंचाई करते हैं। उसके बाद बताइएगा, अब हम लोग देख लेते हैं यानी कि फसल के प्रकार, फसल के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इसी में बताइएगा। यानी कि ठंडी के दिनों में यानी नवंबर में कौन सा फसल बोया जाता है, रबी फसल। बताइएगा कि रबी फसल का कुछ उदाहरण है, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, तीसी, ये सभी कौन सा फसल है, रबी फसल। उसके बाद बताइए खरीफ फसल को कब बोया जाता है, जुलाई में बोया जाता है, यानी वर्षा ऋतु में बोया जाता है, किसको, खरीफ फसल को। यानी बताइएगा कि यह किसका उदाहरण है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, सूरजमुखी, यानी कि सोयाबीन, मूंगफली, जूट, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये किसका उदाहरण है, खरीफ फसल का। उसके बाद बताइएगा कि जायद फसल को कब बोया जाता है, अप्रैल जून में बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी खीरा, ककड़ी और सब्जी किसके अंतर्गत आता है, जायद फसल। एक होता है नगदी फसल, यानी नगदी फसल में कौन कौन सा आता है, कपास, गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, यानी कि जो भी मतलब आप खरीफ फसल में भी उधर देखे होंगे, और वही यहाँ आके नगदी फसल में भी है, जैसे कि मूंगफली भी वहां देखे थे, जूट भी देखे, कपास, गन्ना, तंबाकू, ये सभी नगदी फसल के साथ साथ खरीफ फसल भी है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि नगदी फसल। अब हम लोग देखेंगे कि फसलों का अध्ययन किसके अंतर्गत, कौन से फसल का अध्ययन किया जाता है, जैसे बताइएगा यानी सेरीकल्चर, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, वर्मी कल्चर, केचुआ पालन, और फ्लोरिकल्चर, फूल का अध्ययन है। उसके बाद पीसी कल्चर, मत्स्य, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर, बागवानी, और बीटी कल्चर, अंगूर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत के भौगोलिक विभाजन, भारत को किस तरह से भौगोलिक विभाजन किया गया। बताइएगा कि भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं नदी है, कहीं गड्ढा है, तो कहीं सपाट है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, यानी कि कहीं मैदानी होता है। यही सब क्या हो गया, भारत का भौगोलिक विभाजन है। जैसे कि इसमें देखना है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को यानी कि पठार कितना %, पहाड़ कितना %, इसमें बताना है। यानी कि पर्वतीय भाग कितना है, 10.7%, और पहाड़ी भाग कितना है, 10.6%, और पठारी भाग कितना है, 27.7%, और मैदानी भाग कितना है, 43%। बताइएगा कि भारत को कितने धरातलीय भागों में बांटा गया है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन होता है, एक होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा होता है यानी कि तरीय मैदान, और पांचवा होता है भारतीय द्वीप होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा अब हम लोग हिमालय में चलेंगे। हिमालय बताइए इसका निर्माण किससे हुआ है, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों आपस में टकराया था तभी किसका निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। पूछा जाएगा कि नवीन बलित पर्वत कौन सा है, तो कौन हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ठीक, मोड़दार पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है, हिमालय को जाना जाता है। हिमालय पर्वत के प्रमुख कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक होता है सबसे ऊपर वाला हो गया ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय जिसे कि आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और शिवालिक हो गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ट्रांस हिमालय को अब हम लोग देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया, जो कि इसमें आपका आ जाता है
काराकोरम, लद्दाख, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम का ही भाग कैलाश पर्वत है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं, कलेजा, यानी क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, ज से हो जाएगा जास्कर और प से हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा। बताइएगा, यानी कि यूरेशिया प्लेट का हिस्सा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसीलिए इसे तिब्बती हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसे? ट्रांस हिमालय को। यानी टेथिस हिमालय के नाम से भी किसे जाना जाता है? ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि यह क्या है? प्राचीनतम भाग है। बताइएगा कि यहाँ पर वनस्पति पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है ट्रांस हिमालय, तो वो इसी कारण वहां पे वनस्पति नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, यानी कि हिमालय से पहले जो भी मतलब हिमालय से पहले जिसका निर्माण हुआ, जिस ये श्रृंखला का, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा गया। बताइएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन होगा? K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए K2 यानी काराकोरम श्रेणी की ऊंचाई कितना मीटर है? 8611 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, काराकोरम श्रेणी के अनेक यानी कि कई ग्लेशियर है, जिसमें से कुछ प्रमुख दिया है। ठीक है, इसमें बताइएगा, जैसे कि एक है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितना किलोमीटर है? 72 किलोमीटर। उसके बाद बियाफो ग्लेशियर, ये भी ग्लेशियर ही है, काराकोरम का ही भाग है। बाल्टोरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सभी क्या है? ग्लेशियर है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं काराकोरम श्रेणी, यानी कि पामीर के गांठ से मिलता है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विकसित होता है। इसी कारण देखते हैं कि काराकोरम को के अंतर्गत कैलाश को रखा गया है। ठीक है, बताइए विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, जो कि लद्दाख श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी में स्थित है। विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी राकापोसी होती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन करता है? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अपसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताइए, यहाँ पर यानी कि रासिरो से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टान पाई जाती है। किसमें? ये ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय जो होता है बृहद हिमालय से किस जोन से अलग होता है? सचर जोन या हिंज जोन से अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बृहद हिमालय देख लेते हैं। बृहद हिमालय में या इसे किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि महान यानी कि इस बृहद हिमालय में महान और सर्वोच्च चोटी हिमाद्री तथा मुख्य हिमालय का भाग किसके अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तथा दुर्गम श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? यही बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? सदा हिमच्छादित होता है, यानी कि हर हमेशा बर्फ क्या होता है? जमा हुआ रहता है। किस पे? बृहद हिमालय के भाग पे। ठीक है, उसके बाद इसका औसतन ऊंचाई कितना है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। लेकिन इसका जो अगर यदि वही जो कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? यही बृहद हिमालय का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद इसमें बताइएगा, यानी इसका विस्तार कहां से कहां तक है बृहद हिमालय का? अगर यदि ये साइड देखा जाए पश्चिमी साइड, तो ये आ जाता है नंगा पर्वत, जो कि पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। और उसके बाद फिर इधर पूरब साइड देखा जाए तो नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अभी कौन सा हिमालय था? बृहद हिमालय था। उसके बाद फिर बताइएगा, माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवरेस्ट चोटी को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अनेक हिमनद भी यहीं पर पाया जाते हैं, जैसे कुमायूं हिमालय में मिलोम हिमनद और गंगोत्री हिमनद, सिक्किम हिमालय में जेमू हिमनद, ये सभी हिमनद पाए जाते हैं किसमें? बृहद हिमालय के श्रेणी में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गंगा व यमुना का उद्गम स्थल कौन सा हिमालय से होता है? बृहद हिमालय से ही होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पर्वत श्रेणी के अनेक दर्रे पाए जाते हैं, जैसे कि कश्मीर में जो
जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सभी वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, वृहद हिमालय की चोटियां कौन कौन से हैं? जैसे कि इधर पाकिस्तान के साइड से देखा जाए तो इधर से आ जाता है आपका उत्तराखंड में जो जो चोटी है उसका नाम है उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेट और नंदा। ये उत्तराखंड में स्थित चोटी है वृहद हिमालय का। उसके बाद वही नेपाल में अगर यदि देखा जाए तो इसका चोटी कौन कौन सा है? धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, और छुयू के बगल में आपका माउंट एवरेस्ट आ जाता है। उसके बाद मेकालू आ जाता है। ये सभी नेपाल में वृहद हिमालय के ऊंची चोटी है। उसके बाद फिर सिक्किम में कौन सा आ जाता है? कंचनजंगा आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश यानी कि नमचा बरवा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदार, ये सभी किस राज्य में आता है? भारत में, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि लघु या मध्य हिमालय अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें है कि पीर पंजाल श्रेणी तथा पश्चिमी विस्तार है। यहीं पर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा उपस्थित है। किस में पड़ता है? लघु हिमालय में। ठीक है, उसके बाद बनिहाल दर्रा से होकर कहाँ जाया जा सकता है? जम्मू कश्मीर जाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटन स्थल किस हिमालय के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए पूछा जाए कि गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? बुग्यास या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख घाटी देख लेते हैं यानी कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी, ये सभी किस हिमालय के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय के अंतर्गत। अब हम लोग शिवालिक हिमालय देख लेते हैं। शिवालिक जो कि सबसे नीचे वाला हो गया, इसे यानी उप हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? शिवालिक को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नवीन हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? शिवालिक को। पद स्थली हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है? शिवालिक को, क्योंकि वह सबसे नीचे वाला भाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर होता है तथा यानी हिमाचल व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर हो जाती है। किसका? शिवालिक हिमालय का। उसके बाद बताइए शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है। जैसे इसका एग्जांपल दिया है, पश्चिम साइड में दून पाया जाता है, जैसे देहरादून हो गया, और पूर्व साइड में हरिद्वार पाया जाता है। किसका ये भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। उसके बाद बताइएगा कि पश्चिम में सुलेमान पर्वत तथा पूरब में आराकम पर्वत से मिलकर यह बना होता है, यानी कि इसके अंतर्गत ये शिवालिक हिमालय आता है। शिवालिक का दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही भाग है। तो वही पूछा जाएगा कि शिवालिक का दक्षिण सुदूर पूर्व भाग कौन सा है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हिमालय को जैसे हम लोग 4 भागों में बांटे थे। पहले था ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, और उसके नीचे चले जाएंगे तो मैदानी भाग आ जाएगा। तो इसका जो है बीच वाला पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सचर जोन या उसे हिंज जोन के नाम से जाना जाता है। हिंज लाइन के नाम से ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच को। अब वही पूछा जाए वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को किस नाम से जाना जाता है? मेन थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को। और वही मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच को भाग को किस नाम से जाना जाता है? बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि मैन सीमांत दर्रा हिंदी में इसे कहा जाता है। ठीक है, वही पूछा जाए कि शिवालिक और मैदानी भाग के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भावर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन, यानी कि यानी जगह के हिसाब से हिमालय को किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद इसमें बताना है कि सर सिडनी बुरार्ड द्वारा सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय प्रदेश को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, यानी इसे घाटियों के इसने जो बांटा था घाटी को आधार मानकर बांटा था, इसी कारण तो ये आ जाता है। जैसे कि सिंधु और सतलज के बीच वाला भाग तो पंजाब हिमालय आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इनका सभी का, यानी कि पंजाब हिमालय कहां से कहां के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें है कि बताइएगा कि पंजाब हिमालय किस नदी के बीच आता है?
सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के नाम को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, या उसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच के हिस्सा को किस नाम से जाना जाता है? हुमायूं हिमालय। वही काली और महानंदा के बीच के हिस्सा को नेपाल हिमालय, और उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा, यानी कि इसमें बताइएगा कि जैसे कि पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा कौन? कुमायूं हिमालय अधिक ऊंचा है। बताइए, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च शिखर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। कुमायूं हिमालय कहाँ था? सतलज और काली के बीच में। तो इसका सर्वोच्च शिखर कौन हो जाता है? नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा, अब हम लोग चलते हैं पठार की ओर। बताइएगा, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई को किस नाम से जाना जाता है? पठार के नाम से। बताइएगा कि यानी कि पठार का कगार अगर यदि पूछा जाए, जैसे ये पठार है, दोनों साइड इसका कगार होगा ना, तो ये कौन सा होता है? एक पश्चिमी साइड, एक पूर्वी घाट होता है, यानी कि दोनों साइड वाला होता है, तो उसे पठार का कगार कहा जाता है। बताइएगा कि सर्वाधिक खनिज किस पठार में पाया जाता है? धारवाड़ के पठार में। और उसके बाद सर्वाधिक कोयला किस पठार में पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में, जो कि किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत। और सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। और सबसे बड़ा पठार तब हो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, मेघालय को अलग कौन सा यानी दरार करता है? तो मालदा दरार करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि पठार का आकार कैसा कैसा हो सकता है? तो ये प्रायद्वीपीय हो सकता है या त्रिभुजाकार हो सकता है पठार का आकार। उसके बाद हम लोग मैदान देख लेते हैं। मैदान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक होता है पूर्वी तटीय मैदान, एक होता है पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिम तटीय यानी कि पूछा जाएगा कि इन दोनों में सबसे चौड़ा मैदान कौन सा भाग है? तो पूर्वी तटीय मैदान, जो कि आंध्र प्रदेश के इधर से आता है, तो वो चौड़ा पार्ट है। वही पश्चिमी तटीय मैदान उससे क्या है? छोटा है, कम चौड़ा है। उसके बाद मरुस्थल देख लेते हैं। मरुस्थल में जैसे कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्ण मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल। जैसे पूछा जाए कि भारत में उष्ण मरुस्थल कौन सा है? राजस्थान के थार मरुस्थल। वही अगर यदि पूछा जाए शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए कि सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भारत में कौन सा है? थार मरुस्थल। और उसके बाद सबसे ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल कौन हो जाएगा? लद्दाख मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कुछ, मतलब जैसे कि याद करने वाला टॉपिक है, तो उसी में देखते हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम लोग जल्दी जल्दी निपटाने का कोशिश करते हैं। तो बताइएगा, अब हम लोग पहले परमाणु शक्तिगिरी देख लेते हैं। बताइएगा कि नरोरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। रावतबाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। यानी पूछा जाएगा कि यानी यूएसए के सहयोग से बना पहला यानी परमाणु गिरी कौन था? तारापुर था, यानी जो कि महाराष्ट्र 1972 में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ताप विद्युत गिरी, जो कि कुछ है कोयला के आधार पर, कुछ है गैस या तरल ईंधन के आधार पर, कुछ है हाइड्रोजन के आधार पर। बताइएगा, यानी शक्ति नगर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। एनटीपीसी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कहलगांव कहाँ स्थित है? बिहार में। उसके बाद बताना है तालचर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यानी तालचर 2 प्रकार के, एक तालचर कनिहा, एक तालचर थर्मल, दोनों कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। बदरपुर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। फरक्का कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कोरबा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और रामागुंडम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सिमहाद्री कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अब हम लोग गैस या तरल आधारित ताप विद्युत गिरी देख लेते हैं। बताइएगा कि फरीदाबाद ताप विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। उसके बाद औरैया कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दादरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कवास कहाँ स्थित है? गुजरात में। और उसके बाद फिर राजीव गांधी CCPP कायम कुलम कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन आधारित देख लेते हैं। यानी कि कोल डैम कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। तपोवन विष्णुगढ़ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उसके बाद बताना है कि अब हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। बताइएगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में, जो कि जम्मू कश्मीर अभी कहाँ चला गया? लद्दाख में चला गया, लद्दाख साइड में अभी पड़ गया है। उसके बाद फिर बताइएगा कि बुर्जिल दर्रा, जोजिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद रोहतांग दर्रा, बाड़ा
बच्चा दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपोलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, जेलेफला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, उसके बाद जयांग दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल। यंगयाप दर्रा था अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर। उसके बाद थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अब पालघाट दर्रा और सैनकोट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं यानी कि भारत के प्रमुख झील देख लेते हैं। बताइएगा कि जैसे कि अनंतनाग झील, बेरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, यानी नाग वाला जितना है वो सभी कहाँ आ जाता है? जम्मू कश्मीर। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी कि नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, ये सभी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। यानी कि ताल वाला सब उत्तराखंड में आता है, जिसमें कि 2-3 ठो अपवाद है जिसको कि पूछ लेते हैं। जैसे कि सूरज ताल झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। सूरज और चंद्र वाला ताल वाला कहाँ आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद चोलमू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। यानी पूछा जाएगा एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील पर मणिपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कौन सा हिरन पाया जाता है? संगाई हिरन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांबर झील, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। उसके बाद लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। पेरियार झील, अष्टमुर्दी झील, बेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। उसके बाद कोलोरू झील और पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बताइएगा कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? बुलर झील। वही विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। उसके बाद जो कि कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सा है? सांबर झील। यानी कि क्या बोलते हैं, जमीन के साइड में आके। ठीक है, वो हो गया उड़ीसा वाला, हो गया कि वहाँ समुद्र के तट में है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत के सबसे बड़ी लेगुन झील कौन सा होता है? चिल्का झील। उसके बाद भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कहाँ स्थित है? केरल में। उसके बाद भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ था? सिक्किम में था। ठीक है, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यानी कि ये हो जाएगा कौन था? ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य को अपने नियम एवं सिद्धांत, शास्त्रीय नृत्य का अपना एक नियम और सिद्धांत होता है। इसे सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और शास्त्रीय और उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा इसे किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भरतनाट्यम, कथकली, ये सब आ जाता है। बताइएगा शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है? तो बताना है कि कथकली किस राज्य का है? कथकली केरल। हाँ, कथकली केरल। उसके बाद कथक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, दोनों में से कोई ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद बताइए ओडिसी किसका है? उड़ीसा का। सत्रिया असम का। उसके बाद मणिपुरी मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु। यानी कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या पूछा जाए तो कितना है? 7 है। ठीक है, उसके बाद शास्त्रीय भाषा देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा क्या होता है? ये होता है कि 1500 BC से अधिक पुरानी भाषा को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा की संख्या पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य कितना है? 7 है। शास्त्रीय भाषा 6 जो है वह कौन कौन सा है? कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। बताइएगा कि यानी कन्नड़ किस राज्य में बोला जाता है? कर्नाटक में। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। मलयालम केरल में। उड़िया उड़ीसा में। और संस्कृत हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? शास्त्रीय नृत्य देख लिया और शास्त्रीय भाषा देख लिया। अब देखना है हम लोग को लोक नृत्य। लोक नृत्य जिसे इंग्लिश में फोक डांस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? लोक नृत्य के लिए कोई विशेष नियम या सिद्धांत लागू नहीं होता है। इन्हें सीखने के लिए किसी प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि बाराती डांस सब होता है, वो सब कौन सा है? लोक नृत्य। बताइएगा कि रऊफ, हफीज और
हिटक, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद बताना है कि छपेली किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बताना है गढ़वाली और कुमायूं किस राज्य का है? उत्तराखंड। उसके बाद भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का। उसके बाद सांगा नृत्य ये किसका है? सौंग नृत्य हरियाणा का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान। और घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है। उसके बाद बताना लावनी और तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उसके बाद यानी कि नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद बताना है कि नौटंकी उत्तर प्रदेश, रासलीला और कजरी भी उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है। विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। और जट जाटिन बिहार। और उसके बाद पाइका और छऊ नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। उसके बाद घुमरा नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है। उसके बाद बिहू, बुगुरम्बा ये सभी कहाँ का है? असम का। ठीक है। उसके बाद बांग्ला नृत्य कहाँ का है? मेघालय का। बांग्ला नृत्य मेघालय का है, ये नहीं कि पश्चिम बंगाल मार देना है। ठीक है। उसके बाद मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बताना है कि लाई हरोबा और जागोई नृत्य कहाँ का है? मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यानी कि भारत के प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार है कि जैसे कि बताइए ट्यूलिप महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। उसके बाद फगली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। बैसाखी पंजाब में। उसके बाद देवी धुरा फेस्टिवल उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद सूरज कुंड मेला हरियाणा में। और उसके बाद बताना है कि पुष्कर मेला गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़ाव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताना है कि यह गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव यानी काला नमक चावल महोत्सव ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश। सोनपुर मेला कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। यानी कि उसके बाद बताइएगा कि सरहुल कहाँ का है? झारखंड का। ठीक है। उसके बाद रथ यात्रा या नव कलेश्वर त्योहार, नुआखाई त्योहार, रज प्रवाह ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है। उसके बाद दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। लोसांग उत्सव कहाँ का है? सिक्किम का। लोसांग उत्सव सिक्किम। वही सोलंग उत्सव पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अंबुबाची मेला कहाँ का स्थित है? असम का। बिहू त्योहार कहाँ का है? असम का है। जोन बिल महोत्सव कहाँ का है? असम का। ठीक है। उसके बाद हॉर्न बिल महोत्सव कहाँ स्थित है? नागालैंड। उसके बाद फिर बताइएगा कि लुई नगाई नी उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? चापचार मिजोरम में। और उसके बाद मंडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मंडू महोत्सव मध्य प्रदेश। उसके बाद बताना है कि यानी कि फ्लेमिंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद ओनम पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा? केरल। बल्लम कल्ली केरल। बल्लम कल्ली होता है नौका दौड़, उसी को बल्लम कल्ली कहा जाता है। और सांड की लड़ाई होता है जल्लीकट्टू में। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला यानी महाकुंभ। ये कितना वर्ष के अंतराल में आता है? 12 वर्ष। ठीक है। अर्ध कुंभ मेला कितना वर्ष? यानी 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। यानी कि यह कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार और उत्तराखंड। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। इसमें एक ट्रिक हो जाता है पहुना, यानी प से हो जाएगा प्रयाग, हो से हो जाएगा हरिद्वार, उ से हो जाएगा उज्जैन, और न से हो जाएगा नासिक, यानी पहुना। ठीक है। प्रयाग कहाँ स्थित है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यह किस नदी पर लगता है? गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रयाग। उसके बाद हरिद्वार किस नदी के संगम पर? हरिद्वार गंगा नदी पर। ठीक है। हरिद्वार कहाँ पे यह लगता है यानी कि कुंभ मेला? ठीक है। उसके बाद फिर उज्जैन कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी पर। क्षिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश। उसके बाद नासिक यानी गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यानी कि देखना है जनसंख्या। बताइएगा कि यानी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या किस श्रेणी में बढ़ता है? गुणोत्तर श्रेणी में। यानी आज 2 हुआ तो कल 4 होगा, परसों 8 होगा, 12 नहीं 8 होगा। उसके यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। ठीक है। अर्थात लगभग कितना वर्ष में जनसंख्या दोगुना हो जाता है? 16 वर्ष में। ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की अवस्था के आधार पर 5 अवस्था में इसे बांटा गया है। एक होता है प्रथम अवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी होता है। बताइएगा कि प्रथम अवस्था में क्या होता है? इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। ये कौन सा अवस्था है? प्रथम अवस्था। प्राचीन भारत में ऐसी अवस्थाएं देखी जाती थी, यानी कि जन्म भी बहुत ज्यादा लेता था और मरता भी ज्यादा था। जैसे कि शाहजहां था, शाहजहां की पत्नी को कितना बच्चा हुआ? 14 बच्चा हुआ, जिसमें कि 7 मर गया और 7 जिंदा रहा। तो यानी कि इसमें क्या था?
प्रथम अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी दूसरी अवस्था क्या होता है, इसमें जन्म दर उच्च होता है लेकिन मृत्यु दर निम्न होता है। इसमें जनसंख्या बहुत तेजी से क्या होगी, बढ़ेगी, जन्म दर तेजी और मृत्यु दर निम्न है, तो ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में होता है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर उच्च होता है तथा मृत्यु दर बहुत ही कम होता है, इसमें जनसंख्या स्थिरता बढ़ती है। चौथी अवस्था में होता है, इसमें जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होता है, यानी कि इससे स्थिरता अधिक होती है। भारत में यही है, भारत में चौथी प्रकार की यानी कि जनसंख्या है। ठीक है, पांचवी होता है कि इसमें होता है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक कम होता है। यह किस देश में देखा जाता है, विकसित देशों में ऐसी जनसंख्या देखा जाता है। ठीक है, बताइएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था, 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वही पूछा जाए कि भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब से हुआ है, 1881 ईस्वी से हुआ है। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, बताइएगा कि यानी नियमित रूप से 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है, केमो नंबर का, 14वां नंबर का। वही प्रारंभ से अगर यदि देखा जाए तो कौन सा नंबर का हो जाएगा, 15वां हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारत में जनगणना का दायित्व किसके पास है, रजिस्ट्रार जनरल के पास होता है। ठीक है, विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ किया गया था, स्वीडन में किया गया था। विश्व में पूछा गया, बताइएगा कि भारत के पास विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भाग मौजूद है, 2.4%। वही जनसंख्या कितना है, 17.5%। ठीक है, उसके बाद फिर बताइएगा, यानी कि जनसंख्या का विभाजन वर्ष के नाम से कौन सा साल था, 1921 था। इसमें हुआ था जनसंख्या तीव्र से वृद्धि हो गई थी, इसे महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 1951 में भी जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, लेकिन इसे लघु विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। कब, 1951 को। अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या में 3 राज्य देख लेते हैं। पहला स्थान पे कौन सा आता है, सिक्किम। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। उसके बाद पांडिचेरी है, उसके बाद चंडीगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि पहला कौन सा आ जाएगा, लक्षद्वीप, और दूसरा नंबर पे दमन द्वीप, और तीसरा नंबर पे दादर नगर हवेली आ जाएगा। उसके बाद लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है, जो कि 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। उसके बाद दूसरा स्थान पे तमिलनाडु यानी कि 996, तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ चौथा स्थान पे 991, और बिहार का लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है, 918 है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का, हरियाणा का। हरियाणा का कितना है, 879 है। उसके बाद सेकंड स्थान पे जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूटी में चला गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 972 है। उसके बाद सेकंड स्थान पे मिजोरम है, मिजोरम में 970। तीसरा स्थान पे मेघालय, इसमें भी 970 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी हरियाणा ही आ जाता है, यानी कि 834 है। दूसरा स्थान पे पंजाब यानी 846, और तीसरा स्थान पे राजस्थान 888 आ जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि अगर यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो कौन आ जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। अब वही अगर यदि ओवरऑल पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित और यानी कि राज्य दोनों में से मिला के कौन सा हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। उसमें कितना हो जाता है, 11,000 से भी प्लस यानी 1 किलोमीटर में। उसके बाद यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सेकंड स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पे केरल आ जाता है। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर कितना व्यक्ति है, 17 व्यक्ति है। ठीक है, सेकंड स्थान पे मिजोरम आ जाता है, और तीसरा स्थान पे सिक्किम आ जाता है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, यानी कि इसमें 27% की वृद्धि हुई है। सेकंड स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड स्थान पे बिहार, जो कि 25.4% है। यानी पूछा जाएगा कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है,
नागालैंड सबसे कम 10 की वृद्धि यानी नागालैंड जो कि 6% है। दूसरा स्थान पे केरल 4.9%। उसके बाद तीसरा स्थान पे गोवा। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, यानी 94% साक्षरता वहां केरल में। दूसरा स्थान पे मिजोरम 91.3। तीसरा स्थान पे गोवा 88.7 और चौथा स्थान पे त्रिपुरा 87.2 है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो कौन होगा? बिहार। ठीक है, यानी कि 61.8% साक्षरता है बिहार का। सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश यानी कि 65.4% और थर्ड स्थान पे राजस्थान आ जाता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और न्यूनतम पुरुष और साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 31.1% शहरी क्षेत्र में निवास करता है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कितना करता है? 68.9% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है भारत की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रमुख जनजाति देख लेते हैं। प्रमुख जनजाति जिसमें कि भारत में 550 प्रकार के जनजाति पाई जाती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? एक अनुसूचित जाति यानी जिसे SC, और उसके बाद इसकी संख्या कितना प्रतिशत है? 16% है। एक होता है अनुसूचित जनजाति जिसे ST कहा जाता है, इसकी संख्या कितना है? 8.5% है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक यानी भारत का सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वही सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला राज्य मध्य प्रदेश। और उसके बाद यानी कि ये गलत हो गया ना, यानी सर्वाधिक SC वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश। और वही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला राज्य, तब पंजाब चला जाएगा, प्रतिशत में पंजाब। और सर्वाधिक SC वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और सर्वाधिक ST वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। वही अगर यदि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो टोडा जनजाति। लेकिन वर्तमान में अगर यदि देखा जाए तो अभी सर्च कीजिएगा तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति दिखा रहा है भील जनजाति। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बिहार झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। ठीक है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? बोडो जनजाति। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि मिसमी डाफला जनजाति किस राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश के। और खोंड जनजाति कहाँ का है? उड़ीसा का है। उसके बाद फिर ये इधर का याद कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यानी भारत के प्रमुख मेले अब देख लिए। उसके बाद आगे देखते हैं भारत के प्रमुख झील हो गया लगभग चीज हो गया। इस प्रकार आज हम लोग सेशन को यहीं रखते हैं। आपका सब चीज लगभग पूरा हो गया। आपका मैप वाला पार्ट छूटा है, मैप वाला यानी कि कुछ दिन के बाद मैप वाला भी लाएंगे। तो अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।